हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज थोड़ा इंतजार करना पड़ा होगा आपको। आज 10 बजे 9 बजे आपको वीडियो नहीं मिला होगा, आज शाम को वीडियो मिल रहा है आपको। और क्लास की व्यस्तता की वजह से आज सुबह नहीं बना पाए थे, लेकिन कोशिश यही रहती कि जहाँ भी समय मिले वो 5 क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी चलती रहे। अभी तक जितना अधिक से अधिक उससे प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना अधिक से अधिक आपका लाभ होगा। तो आज के 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में मैं जेपीएससी यानी कि जेपीएससी झारखंड पीसीएस का भी एक एग्ज़ाम हुआ प्री का, वहाँ पर पॉलिटी के लगभग 24 सवाल पूछे गए। और उस 24 सवाल में सवाल मुझे ऐसे दिखे जो मोस्टली संविधान संशोधन और अनुच्छेद से थे। और आप लोगों की मंशा भी थी कि सर आर्टिकल वाले सवाल अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा दीजिए, संशोधन वाले करा लीजिए। और इत्तेफाक है कि जेपीएससी का जो सवाल भी आया वहाँ पर मोस्टली आर्टिकल के सवाल आए, 24 सवाल आए। और आप लोगों ने अलग अलग कक्षाओं में जो पढ़ा भी होगा तो आप देखेंगे भी लगभग सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी। और इसके माध्यम से मैं बहुत सारे और आर्टिकल्स और संशोधन पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और इसी बहाने झारखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का सारे पॉलिटी के क्वेश्चन भी हमारे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे। और चाहिए भी यही कि आपको यूपी पीसीएस देना है, आरओ देना है, सभी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन को देखते रहिए, सभी विषयों के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। उससे एक आइडिया मिलता है कि वर्तमान में आयोग का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, किसकी परिधि से बन रहे हैं, ये आइडिया लगता है। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है इसके लिए हमें 2 सेशन लेना पड़ जाए, क्योंकि 24 क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात डेली जहां 5 क्वेश्चन लाते थे तो 24 क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको हम 2 सेशन में करेंगे। तो आज झारखंड पीसीएस का पार्ट 1 कर देंगे, कल पार्ट 2 कर देंगे। 2 दिन में 24 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे और 24 में आप ठीक ठाक क्वेश्चन सीख जाएंगे। जेपीएससी का कल पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक को लेकर के 2 ही आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा विद्यार्थियों को बताता हूं, धन विधेयक को लेकर के, मनी विल को लेकर के 2 क्वेश्चन 2 आर्टिकल पूछे जाते हैं। और ये दोनों आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका अनुच्छेद 109 और एक आपका अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। क्या है इसमें? धन विधेयक कैसे पारित होगा, धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में किसमें बताया गया है? 109 में बताया गया है। और अनुच्छेद 110 में क्या बताया है? धन विधेयक की क्या है? परिभाषा को बताया गया है। धन विधेयक की परिभाषा को बताया गया है। और धन विधेयक को पारित करने की क्या प्रक्रिया होती है, ये शायद मैंने एक पिछले सेशन में आपको सिखाई दिया था। ओरली एक बात और बता देता हूँ कि धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति स्पीकर के पास होती है कि जब भी लोकसभा में कोई धन विधेयक लाया जाता है वह धन विधेयक है या नहीं है, इसके संबंध में अंतिम निर्णय जो लेता है वह कौन लेता है? वह स्पीकर लेता है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, ये भी आप जानते हैं। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, ये भी आप जानते हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, ये भी आप जानते हैं। और धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली जाती है, ये भी आप जानते हैं। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। राज्यसभा धन विधेयक को न तो संशोधित करती है, न ही अस्वीकार करती है, न ही पुनर्विचार के लिए वापस करती है, न ही 6 महीने के लिए रोक कर अपने पास रखती है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल 14 दिनों की विलंबकारी शक्ति अपने पास रखती है। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है, धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित तो नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन का सिफारिश कर सकती है। लेकिन उसकी सिफारिशों को लोकसभा माने या ना माने, ये लोकसभा की इच्छा होती है। ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि धन विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास केवल औपचारिक शक्ति है, 14 दिनों की विलंबकारी। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की क्या है? परिभाषा, और ये परिभाषा पूछा गया है। 111 में सर क्या है? 111 में आपसे 112 में क्या है? 112 में जो है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आपका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आपके एग्जामिनेशन में कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्या भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर है नो, बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ और अनुच्छेद 111 की अगर बात किया जाए, ये भी पूछा जाता है। जो आर्टिकल पूछे जाते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। इसमें राष्ट्रपति का वीटो पावर है। क्या है? राष्ट्रपति का वीटो पावर है। और राष्ट्रपति का वीटो पावर ध्यान रखिएगा 2 आर्टिकल में दिखता है आपको। एक तो 111 में दिखता है और एक आर्टिकल में आपको और बताना चाहूंगा अनुच्छेद 201 में भी दिखता है। राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर राष्ट्रपति का वीटो पावर 201 में है और संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का वीटो पावर 111 में है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को केवल 3 ही प्रकार की वीटो की शक्ति प्राप्त है। अत्यंतिक वीटो,
जिसे हम निरपेक्ष वीटो कहते हैं, जिसे पूर्ण वीटो भी कहा जाता है, इंग्लिश में हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। ये वीटो की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। और जो निलंबनकारी वीटो होता है, सस्पेंसिव वीटो, जब राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित कानून को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस करता है तो इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं, और ये वीटो भी राष्ट्रपति शक्ति रखता है। और जेबी वीटो, जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है, इस वीटो की शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। यानी एग्जामिनेशन में अगर सवाल पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो की शक्ति प्राप्त है, तो 3 प्रकार की वीटो की शक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। कौन सी वीटो की शक्ति नहीं प्राप्त है, ये भी पूछा जाता है। तो एक वीटो होता है क्वालिफाइड वीटो। क्या? एक वीटो होता है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो, और क्वालिफाइड वीटो को हम लोग हिंदी में विशेषित वीटो कहते हैं। क्या? विशेषित वीटो कहते हैं। और विशेषित वीटो भी की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। केवल 3 प्रकार के वीटो की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। कई बार सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि आज तक किसी भारतीय राष्ट्रपति ने अत्यंतिक या निरपेक्ष वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है या नहीं? बिल्कुल किया है। 1954 में पेप्सू विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1991 में डॉक्टर वेंकट रमन ने किया था। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। और 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर अपने जेबी और पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये तीनों वीटो की बातें पूछी जाती हैं। और एक बात और याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वीटो की शक्ति के स्थान पर निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किया गया है। और वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। और वीटो की शक्ति राष्ट्रपति को निम्नलिखित 2 उद्देश्यों के लिए दी जाती है, ताकि विधायिका मनमाने ढंग से कोई कानून न बना सके, और दूसरा, जल्दबाजी में अगर कोई कानून बनाया गया है तो उसे अधिनियम बनने से रोका जा सके। इन 2 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत के राष्ट्रपति को, कार्यपालिका प्रमुख को वीटो की शक्ति दी जाती है। और अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है। संसद वाले कानूनों पर 111 में, और राज्य विधानमंडल वाले कानूनों पर 201 में। सर, एक वीटो की शक्ति और है, उस पर आगे एक सवाल है, मैं इसको वहीं पर करा दूंगा। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों की व्याख्या कर दी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि अनावश्यक डेटा आपको देंगे तो आप परेशान होंगे, ऐसा कोई डेटा नहीं देंगे। अच्छा, एक बात और, कल बच्चों ने कहा सर जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो एक बार आप किनारे हट जाए करिए, हम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो आप बोर्ड पे लिखते हैं। तो वो भी कमेंट मैंने आपका देखा था, तो मैं किनारे हट जा रहा हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, और उम्मीद करता है कि आप ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, ये एक आयोग का सवाल है। ये अभी पेपर परसों कंडक्ट हुआ है आपका झारखंड PCS का, वहीं के सारे प्रश्न है। ये हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्न नहीं है, ये आयोग के क्वेश्चन है। मैं झारखंड PCS 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों के लेवल के बहुत ऊपर का क्वेश्चन है। समानता का अधिकार, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से लेकर के 14, 15, 16, 17 और 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 और 15, 16, 17, 18 में समानता के अधिकार की चर्चा 5 अनुच्छेदों में की गई है। क्या? 5 अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। सर, इसी 14, 15, 16, 17, 18 में कुछ बारीकियां और सिखा देते तो हमारे 2-4 सवाल और तैयार हो जाते। तो यही उद्देश्य हमारा है ही है कि सवाल तो बस एक बहाना है, और उसी बहाने के माध्यम से आपको सिखाना है ना। मूल उद्देश्य तो यही है कि सवाल के बहाने से ही आपको मुझे सिखाना है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 की अगर मैं बात करूं विद्यार्थी, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला 14 में एक सवाल पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 जो है ये भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। ये भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। दूसरा, अगर कभी पूछा जाए क्या अनुच्छेद 14 भी अत्यंतिक है, क्या ये भी अत्यंतिक या निरपेक्ष है? आंसर है नहीं, निरपेक्ष नहीं है। इसके भी अपने कुछ अपवाद हैं, और वो अपवाद आपको मैराथन क्लास में हम डिटेल में आपको बता भी देंगे। वैसे भी या तो क्लासेस में मिलते हैं। अपवाद का मतलब है कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त है, विदेशी राजनयिकों को विशेषाधिकार प्राप्त है। और इन विशेषाधिकारों की वजह से अनुच्छेद 14 जहां विधि के समता की बात करता है, वह समता इनके साथ नहीं होती, यहाँ भेदभाव इनके साथ किया जाता है। और इसलिए किया जाता है क्योंकि देश के प्रथम नागरिक हैं, इसलिए इनको यह विशेषाधिकार मिलता है और प्राप्त होता है। और 14 में विधि के समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। विधि के समता का विचार ब्रिटेन से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण का विचार अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है और विधि के समता एक नकारात्मक अवधारणा है। अनुच्छेद 15, 16 में एक खास बात ये है, ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, केवल वही उसी बात की मैं चर्चा करूंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। कोई अनावश्यक एक पॉइंट की चर्चा मैं आपसे नहीं करूंगा।
अनुच्छेद 15 और 16 में क्या ध्यान रखना है, अनुच्छेद 15 और 16 दोनों ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। क्या, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये 15 और 16 का संरक्षण जो है विदेशियों को नहीं है, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। दूसरी बात है 15 और 16 का जो आर्टिकल है, 15 और 16 जो है ये केवल राज्य से सुरक्षा देते हैं, ये केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। किसके प्राप्त हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15 जो है ये 5 आधारों पर भेदभाव से संरक्षण करता है, ध्यान रखिएगा, ये 5 आधारों पर भेदभाव से संरक्षण करता है केवल, क्योंकि अनुच्छेद 15 की भाषा में कहा गया है कि राज्य केवल 5 आधारों पर भेदभाव से संरक्षण करेगा, जिसका मतलब ये हुआ इन 5 आधारों के अलावा अन्य आधारों पर भेदभाव राज्य कर सकता है। यहाँ 5 आधार जो बताए गए सर, वो 5 आधार कौन कौन से थे, वो 5 आधार कौन कौन से थे, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर इन 5 आधारों पर भेदभाव से संरक्षण देता है। और वो भी संरक्षण कहाँ देता है, सार्वजनिक स्थलों पर। कहाँ पर, सार्वजनिक स्थलों पर ये भेदभाव से संरक्षण देता है। वही अनुच्छेद 16 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 16 जो है ये 7 आधार पर भेदभाव से संरक्षण देता है। 5 तो वही हैं जो 15 में हैं, यानी कौन कौन सा, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान। और लेकिन यहाँ पर 2 आधार बढ़ जाते हैं, एक वंश क्रम बढ़ता है, ये मूल वंश है, वंश का मतलब यहाँ है ये मूल वंश है, और यहाँ पर एक वंश क्रम बढ़ जाता है और एक निवास स्थान यानी कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस बढ़ जाता है। 7 आधारों पर अनुच्छेद 16 भेदभाव से संरक्षण देता है, लेकिन कहां पर, राज्य के अधीन नौकरियों में। कहां पर, राज्य के अधीन नौकरियों में भेदभाव से संरक्षण देता है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। ये जाति के आधार पर भेदभाव से संरक्षण देता है, लेकिन अस्पृश्यता शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी 17 डिटेल में पढ़ने के लिए 6 तारीख का इंतजार करिए, डिटेल में वहाँ पर आपको मिलेगा मैराथन क्लास में। मैराथन कब आ रहा है आपको, सबको मैंने सूचित कर दिया है। आपका मैराथन 6 जुलाई को प्रातः 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक 11 घंटे का लगभग मैराथन रहेगा, जिसमें पूरा पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन प्लस MCQ दोनों शामिल रहेगा, ठीक है। और 18 में क्या है, 18 में उपाधियों का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 भी केवल राज्य के विरुद्ध है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध या संरक्षण नहीं प्राप्त है। और 17 जो है ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों से संरक्षण देता है, यानी कि न भेदभाव राज्य कर सकता है न ही निजी व्यक्ति कर सकता है। 18 में केवल राज्य उपाधियां नहीं देगा, हम और आप उपाधियां दे सकते हैं। तो जितनी बातें मुझे सिखानी थी यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18 में, तो ये 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, राइट आंसर इसका C हो जाएगा, ठीक है। तो सारे आर्टिकल मैंने बता दिए। यहाँ पर 19 और 20 2 नए आर्टिकल दिख रहे हैं। 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या, वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, और वाक स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। क्या, प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 19 में वर्तमान में कितने प्रकार की हैं, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। कितने, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। बोलने की स्वतंत्रता, हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, समूह और संघ बनाने की स्वतंत्रता। समूह और संघ बनाने की स्वतंत्रता में सहकारी संस्थानों की स्थापना का भी अधिकार शामिल है। भारत के भीतर आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, और अपनी मर्जी का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। लेकिन आर्टिकल 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, ये मनमाना नहीं है, ये अत्यंतिक नहीं है, ये निरपेक्ष नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें युक्ति निबंधन का प्रावधान किया गया है, यानी कि प्रत्येक स्वतंत्रताओं पर राज्य सीमाएं लगा सकता है। लेकिन आर्टिकल 19 के तहत न्यायपालिका ने कहा है कि सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत न्यायपालिका ने कहा है इसके अंतर्गत केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, अनाभिव्यक्ति भी शामिल है, यानी कि व्यक्ति को केवल बोलने का अधिकार नहीं, चुप रहने का भी अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। क्या, चुप रहने का भी अधिकार उसका क्या होगा, चुप रहने का भी अधिकार उसका मौलिक अधिकार माना जाएगा। और कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र की अभिव्यक्ति करते हुए अपने आवास या ध्वज पर, अपने आवास या परिसर पर ध्वज भी फहरा सकता है।
कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रगान गाते समय चुप रहना चाहता है, मौन रहना चाहता है, मौन रहना भी उसका मौलिक अधिकार है। ये सारी बातों को आर्टिकल 19 में ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 19 भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है 15 और 16 की तरह। 15 और 16 की तरह आर्टिकल 19 भी किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को। केवल किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसको ध्यान रखिएगा, केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 जो है भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 20 किससे संरक्षण देता है? अपराध से, गिरफ्तारी से। ये अपराध से संरक्षण देता है, ये अपराध से संरक्षण देता है। ये कहाँ पर है? ये स्वतंत्रता के अधिकार में हमें प्राप्त होता है, स्वतंत्रता के अधिकार में प्राप्त होता है। और इसके 3 खंड हैं। 20 क्लॉज 2 में कहा गया किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 दोहरे दंड से संरक्षण देता है। और 20 क्लॉज 3 कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक यातना से बचाने का भी अधिकार हमें संविधान देता है अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 के तहत। और 20 क्लॉज 1 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में न आता हो। और किसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को केवल उतना ही दंड दिया जाएगा जितना कि उस अपराध के समय प्रस्तावित था। ये 3 सुरक्षा आपको अनुच्छेद 20 से मिलती है। मैं किनारे हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए जैसा कि आप कहते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब यहाँ एक क्वेश्चन आ गया कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार हुकुम सिंह, आनंद सैनम आयंगर या कृष्णमूर्ति राव? तो ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा का क्या बात कर रहे हैं, ये सवाल क्या पूछा गया है? ये लोकसभा, ये सवाल पूछा गया, इसलिए तैयार रहिए। ये हल्के हल्के सवाल ऐसे आपके एग्जामिनेशन में बेसिक स्टैटिक जीके की तरह है ये सवाल, और स्टैटिक जीके के रूप में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात किया जा रहा है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात किया जा रहा है। तो प्रथम उपाध्यक्ष जो है कौन है? प्रथम जो उपाध्यक्ष हैं वह आनंद सैनम आयंगर थे। कौन थे? आयंगर थे। ये उपाध्यक्ष पूछा जाता है। सर उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो अध्यक्ष भी पूछा जाता होगा, कई बार पूछा जा चुका है। लोकसभा स्पीकर के अध्यक्ष पूछा जाए तो गणेश वासुदेव मौलंकर है। कौन है? गणेश वासुदेव मौलंकर। गणेश वासुदेव मौलंकर यानी जीवी मौलंकर पहले स्पीकर थे। पहली महिला स्पीकर यूपीपीसीएस 2023 में आया है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो पहली महिला स्पीकर अगर पूछा जाता है तो हम आंसर क्या देते हैं? मीरा कुमार को हम पहली महिला स्पीकर बताते हैं, पहली महिला स्पीकर बताते हैं। और पहली क्या पूछा जाता है? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछे जाते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछे जाते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछे जाते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो पहले अध्यक्ष इसके कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। कौन है? सच्चिदानंद जो हैं वह सिन्हा हैं, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं अस्थायी रूप से। संविधान सभा के जो हैं वह पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे जो अस्थायी रूप से बने थे? तो वह कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा संविधान सभा का अगर कभी अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, ये भी तो पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी उपाध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? एच.सी. मुखर्जी और कृष्णामाचारी ना। एच.सी. मुखर्जी और कृष्णामाचारी और टी कृष्णामाचारी जो थे ये क्या बने थे? अस्थायी उपाध्यक्ष बने थे। किसके? संविधान सभा के बने थे। और ऐसा कौन पहला वाला सवाल पूछा जाता है? सर ऐसा पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कई बार, पहला कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? क्या पहले
मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वह कौन थे? सुकुमार सेन थे ना, सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। लेकिन अगर पहली महिला पूछा जाए, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? तो रमा देवी। ये यूपीपीसीएस 2021 का सवाल है, रमा देवी। ये सब बेसिक सवाल यूपीपीसीएस में पूछे जा चुके हैं। रमा देवी जो था ये यूपीपीसीएस 2021 में सवाल भी पूछा गया था कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी थी और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। वैसे ही सवाल पूछा जाता है आपसे कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए था तो क्या बताएंगे? तो हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे, हीरालाल जे कानिया थे, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और फिर पूछा जाता है कि पहले सीएजी क्या थे? पहले सीएजी कौन थे? तो वी नरहरि राव। ध्यान रखिएगा, नरहरि राव जो थे ये पहले सीएजी थे। और पहले महान्यायवादी भी पूछे जाते हैं, पहले महान्यायवादी पूछे जाते हैं। तो पहले महान्यायवादी कौन थे? पहले महान्यायवादी जो थे वो एमसी सीतलवाड़ थे। कौन थे? एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ जो थे ये पहले भारत के महान्यायवादी थे, ये ध्यान रखिएगा। ये सब पहले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहे, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछे गए थे, तो अनंत सैनम आयंगर इसके जो थे वह पहले उपाध्यक्ष थे किसके? लोकसभा के, ये ध्यान रखिएगा। तो जहाँ जहाँ पूछा जाता था महिला, वहाँ मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। और ये उपाध्यक्ष किसके? संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बने थे फ्रैंक एंथोनी, और अस्थायी अध्यक्ष बाद में राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, और अस्थायी उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष बनते हैं उसको भी मैंने आपको सब बता दिया। ये सारा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति का प्रावधान? हमेशा मैंने बताया है आपको, मैराथन क्लास पिछली उठा के देखेंगे, वहां पर भी ये सारे आर्टिकल्स की चर्चा मैंने आपसे की है। ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप लोग अलग अलग कक्षा में हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़े होंगे तो एक डायग्राम के माध्यम से जब राज्य की विधायिका हम शुरू करते हैं तो पहले डायग्राम में यही 4 आर्टिकल पढ़ाते हैं आपको, जो यहाँ झारखंड पीसीएस में आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 168 में क्या लिखा गया है? राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 168 में जो है राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया, और राज्य विधानमंडल में कहा गया कि राज्य विधानमंडल का गठन जो है वह किससे मिलकर होगा? कहा गया कि राज्य विधानमंडल 2 प्रकार से हो सकता है, एक सदनी हो सकता है, एक 2 सदनी होगा। अगर द्विसदनी राज्य विधानमंडल होगा तो राज्य विधानमंडल का जो गठन किया जाएगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होगा। लेकिन जहां एक सदनी राज्य विधानमंडल होगा वहां राज्य विधानमंडल का गठन राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होगा। इसीलिए कहा जाता है राज्यों का राज्यपाल जो होता है राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, आर्टिकल 168 के अनुसार। और बात यहां अगर विधानसभा की जाए तो विधानसभा का प्रावधान जो किया गया है वह अनुच्छेद 170 में किया गया। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 170 में विधानसभा की बात। सारे आर्टिकल याद रखिएगा आप लोग, इसमें से कोई भी आर्टिकल मिस करेंगे तो एग्जाम में फंस जाएंगे आप। और विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो इसके आर्टिकल हमें 2 जगह दिखाई देते हैं, एक अनुच्छेद 169 में भी और एक आर्टिकल 171 में भी, और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 169 का भी संबंध विधान परिषद से है, 171 का भी संबंध विधान परिषद से है। लेकिन 169 क्या कहता है? 169 क्या कहता है? 169 जो है यह विधान परिषद के गठन एवं उत्सादन की बात करता है, गठन एवं उत्सादन की बात करता है। और आर्टिकल 171 जो है विधान परिषद की संरचना की बात करता है। किसकी बात करता है? विधान परिषद की संरचना की बात करता है। और यहाँ पर 4 आर्टिकल मैंने आपको बता दिए, 4 आर्टिकल मैंने आपको बता दिए। सवाल क्या पूछा गया है? सवाल क्या पूछा गया है कि विधान परिषद का गठन या समापन, तो क्या हो जाएगा? गठन और समापन है 169 होगा, संरचना पूछता 171 होता, विधानसभा पूछता 170 होता, और राज्य विधानमंडल पूछता 168 होता। क्लियर? अब देखिए 5वां सवाल क्या पूछा झारखंड पीसीएस ने। 5वां सवाल झारखंड पीसीएस ने पूछा है
कि पूछा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है। मैंने चर्चा भी की थी, मैंने आपको इसी मैराथन क्लास में जो 5 क्वेश्चन सीरीज में भी शायद एक दिन चर्चा की थी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 174 है जो क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है कौन होगा, इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होगा। ये बात हमारे मूल संविधान में लिखी गई थी, लेकिन यहाँ स्पष्ट ये नहीं था कि क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने हेतु बाध्य होगा या नहीं होगा। तो आगे चलकर 74 में एक संशोधन किया गया जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कहा गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी परामर्श राष्ट्रपति को दिया जाएगा, राष्ट्रपति उसे मानने हेतु क्या होगा, बाध्य होगा। लेकिन आगे चलकर जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पुनः 74 में संशोधन किया गया जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन 1978 और इसके माध्यम से क्या कहा गया, जब कभी भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देगा तो मंत्रिपरिषद के किसी अनुचित परामर्श को एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। हालांकि अगर पुनः मंत्रिपरिषद उनके विचार को मानते हुए या बगैर माने फिर से विचार दे तो राष्ट्रपति मानने हेतु बाध्य होगा। हालांकि भारत का राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इसी से तो हम बचा लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टाम्प नहीं है। भारत का राष्ट्रपति एक रबड़ स्टाम्प नहीं है। भारत का राष्ट्रपति उतना लाचार, उतना बेबस, उतना कमजोर नहीं है जितना कि ब्रिटेन का सम्राट। कम से कम भारत का राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित परामर्श को पुनर्विचार के लिए वापस करने के लिए भेज सकता है। अतः आपका ये संशोधन किसके द्वारा किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। 44वां और 42वां संविधान संशोधन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 42वें संविधान संशोधन में याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन में याद रखिएगा, इसके माध्यम से प्रस्तावना में इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए जो बार बार पूछा जाता है और इस बार आपका 70वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था, जो एग्जाम आपका 12 दिसंबर 2024 को हुआ था। वहां पर भी पूछा गया था कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने शब्द जोड़े गए, 3। एक समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, एक पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और तीसरा कौन सा शब्द था, अखंडता। ये 3 शब्दों को कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही डीपीएसपी में क्या किया गया, डीपीएसपी में बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए, 39A जोड़ा गया और साथ ही साथ 43A जोड़ा गया। इसके अलावा आपका क्या जोड़ा गया, इसके अलावा 48A जोड़ा गया। इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग में भी 2 प्रावधान किए गए, एक 4 का नाम का भाग जोड़ा गया और एक 14 का नाम का भाग जोड़ा गया, इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती में डाला गया। क्या, राज्य सूची के 5 विषयों को, राज्य सूची के 5 विषयों को किस में डाला गया, 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया, समवर्ती सूची में डाला गया, जिसमें सबसे मुख्य विषय शिक्षा और वन है। शिक्षा और वन है। जब आप मैराथन में आएंगे तो 5 विषय आपको बताएंगे। यहाँ मैं 2 इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ। शिक्षा और वन जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही इसमें जोड़ा गया था और इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया था, न्यायिक समीक्षा को सीमित किया गया था। क्या किया गया था, न्यायिक समीक्षा को सीमित किया गया था। इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 25वें संविधान संशोधन का विस्तार किया गया था। क्या किया गया था, 25वें संविधान संशोधन का विस्तार
विस्तार किया गया था, जिसके माध्यम से संपूर्ण डीपीएसपी को वरीयता दी गई थी। किस पर? फंडामेंटल राइट पर वरीयता देने का प्रयास किया गया था। इसी 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? अनुच्छेद 368 का विस्तार किया गया था। अनुच्छेद 368 का भी विस्तार किया गया था। इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। क्या किया गया था? कार्यकाल को बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये सारे काम 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुए हैं। अगर मैं 44वें संविधान संशोधन की बात करूं, 44वें संविधान संशोधन की बात करूं तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो इसके माध्यम से सबसे पहले संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अलग किया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसे क्या बना दिया गया? कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया और इसके साथ ही साथ इसको किस में रखा गया? अब अनुच्छेद 300 का में है और संपत्ति का अधिकार अब भाग 12 में रखा गया है, जबकि यही संपत्ति का अधिकार पहले 19 क्लॉस 1 सब क्लॉस एफ में और अनुच्छेद 31 में था, जिसे अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसको इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरा पेज लेता हूं। अब इसमें जगह नहीं रह गई है, कहाँ लिखूं मैं? अब इसको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब मैं दूसरा पेज लेता हूं। अब 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ और भी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 38 क्लॉस 2 को जोड़ा गया और इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 74 में क्या किया गया? 74 में संशोधन करके जो अभी मैंने आपको बताया है, कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में जो आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, इसे क्या किया गया? हटा दिया गया और इसके स्थान पर क्या लाया गया? इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया। इसी 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ। क्या? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ और राष्ट्रीय आपात के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को क्या बना दिया गया? लिखित सिफारिश को अनिवार्य बना दिया गया। लिखित सिफारिश को अनिवार्य बना दिया गया कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तब तक नहीं हो सकती, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तब तक नहीं हो सकती कि जब तक कि क्या ना हो जाए? जब तक कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश ना हो जाए। इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा को ये शक्ति दी जाती है, लोकसभा को ये शक्ति दी जाती है कि जब कभी भी राष्ट्रीय आपात के समय अगर लोकसभा चाहे तो साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकती है। कैसे? साधारण बहुमत से वह क्या कर सकती है? राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकती है। राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकती है। इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2 और आर्टिकल संशोधित किए गए। एक अनुच्छेद 358 संशोधित किए गए और एक अनुच्छेद 359 संशोधित किए गए। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 358 में क्या कहा गया कि अगर राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगेगा तभी आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होगा। और 359 में संशोधन करके क्या लिखा गया कि राष्ट्रीय आपात के समय में भी भारत का राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के, यानी कि 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को घटाकर पुनः क्या कर दिया गया? इनके कार्यकाल को घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया। और इसी 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कहा गया कि यदि राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का विघटन है, क्या? राष्ट्रीय आपात के समय अगर लोकसभा का विघटन हुआ है तो राज्यसभा अकेले राष्ट्रीय आपात का विस्तार कर सकती है। राज्यसभा अकेले राष्ट्रीय आपात का विस्तार कर सकती है। हालांकि जैसे ही लोकसभा का सत्र प्रारंभ होगा
तो सत्र प्रारंभ होने की पहली अधिवेशन से उसको भी 30 दिनों के भीतर क्या करना होगा, इस प्रस्ताव को पारित करना होगा, अन्यथा राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रीय आपात का विस्तार होगा, वह विस्तार संसद जो है वह 2 माह के भीतर नहीं बल्कि 1 माह के भीतर करेगी। कितने माह के भीतर? 1 माह के भीतर। आप लोग यही पढ़ते हैं ना कि जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी तो संसद 1 माह के भीतर सेकंड टाइप के विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपात का विस्तार करती है। पहले ये व्यवस्था 2 माह की थी, ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से घटाकर 1 माह किया गया। इतना पर्याप्त है आपके लिए 42वां और 44वां संविधान संशोधन के संबंध में क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो आज मैंने झारखंड के पीसीएस के क्वेश्चन को आधार बना करके 5 क्वेश्चन की सीरीज चलाई है। ये 3-4 दिन यही चलेगा और इसके माध्यम से 24 क्वेश्चन हम झारखंड पीसीएस के उठाएंगे तो जरूर, लेकिन उन 24 क्वेश्चनों के माध्यम से आप डेली हमसे कम से कम 50 क्वेश्चन सीख के जाएंगे। जैसे आज मैंने 5 क्वेश्चन के माध्यम से आपको 50 क्वेश्चन सिखाए हैं ना, तो इसी तरीके से आगे भी सीखते रहेंगे। तो आगामी हमारी 5 क्वेश्चन की सीरीज किस पर आधारित होगी? झारखंड पीसीएस पेपर पर आधारित होगी जो 2025 में पूछा गया है। बाकी मैराथन की डेट एक बार मैं फिर से बता देता हूं ताकि जितने बच्चे इसको बाद में भी क्लास देखते हैं वो संडे के दिन 7 बजे उपस्थित रहें, सुबह से लेकर शाम तक। एक दिन में पूरी पॉलिटी का अच्छे से रिवीजन वो कर सकें। ठीक है, तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए और उम्मीद करते हैं इस कक्षा का लाभ आप लोग अवश्य ले रहे होंगे। और मैं आपके कमेंट्स देख ही रहा हूं तो उसका जो आपका फीडबैक है उसके माध्यम से मैं समझ पा रहा हूं कि कितना लाभकारी आपके लिए है और मैं आगे भी कोशिश करता रहूंगा भी कि अधिक से अधिक इसका लाभ मैं 5 क्वेश्चन की सीरीज को आप लोगों को दे सकूं। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पूरा सेशन कैसे रहा। मैं पुनः मिलूंगा अपनी अगली सीरीज में इस 5 क्वेश्चन के आगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो इसको लेना हो भाई।